तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे थे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये क्या है? एक एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम। और अगर ये एंजाइम एक ताला है तो इसका चाबी कौन है भाई? तुम बोलोगे सर इसका चाबी है साइक्लिन। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, जब ताला हम्म। अलग अलग कंपनी का होगा तो क्या चाबी भी अलग अलग तरह का होगा ना भाई? हाँ। बिल्कुल होगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप स्पेशल केस देखो G2M का, तो वहां पे CDK2 ये एंजाइम काम कर रहा है, तो उसके लिए चाबी का नाम है एम साइक्लिन। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, अब बिल्कुल अब ये नहीं। इन हाँ, अब ये एंजाइम और ताला आपस में रख दोगे तो काम नहीं होगा, है ना? ये कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तभी ये आपस में आके जुड़ते हैं। जैसे सेल के साइज के ऊपर, DNA डैमेज, DNA रेप्लिकेशन। ये कहाँ का कहानी है? ये कहानी है G2 और M के बीच का। ध्यान से देखो, G2M यानी G2 ये है और M ये है। यानी सेल तैयार हो चुका है किस चीज के लिए? डिवीजन करने के लिए। लेकिन सेल में एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट पे सभी चीज को चेक किया जाएगा कि क्या सेल का साइज वाकई इतना ज्यादा हो चुका है कि सेल डिवाइड हो जाए, क्या कोई DNA डैमेज तो नहीं हो चुका है, क्या सब के सब DNA रेप्लिका मतलब मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ये सब चेक किया जाएगा, उसके बाद वो ताला जाके उस चाबी में सेट हो जाएगा और ये कहानी आगे घूम जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं बताओ सर। बताओ। इसके अलावा जब सेल साइकिल तुम पढ़ोगे ना, तो उसमें माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? माइटोसिस। तो ये जो माइटोसिस डिवीजन है ना, इस डिवीजन में जनरली हम इसको चार हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। चार कैटेगरी। एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टीलोफेज। गॉट इट? ये सारे जो फेजेस हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके आधार पे दिया गया है। किसके अंदर चेंज? न्यूक्लियस के अंदर चेंज। साइटोप्लाज्म में चेंजेस के आधार पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। गॉट इट? ये सब सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ मेटाफेज और एनाफेज दिख रहा है। इनके बीच में भी एक चेक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं MAT, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। जिसको कौन रेगुलेट करता है? APC। कौन करता है? APC। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर या एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? ये APC हम लोग स्पर्म में भी पढ़ेंगे और ओवम में भी पढ़ेंगे। देखेंगे कि ओवम को कैसे प्रमोट करता है, कौन? स्पर्म। ठीक है? तो समझ में आया? यहाँ भी एक चेक पॉइंट होता है। माइटोसिस जब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा मेटाफेज से एनाफेज में जाने के वक्त में यहाँ पे भी कुछ चीजें चेक की जाती है, यहाँ पर भी कुछ चीजें चेक की जाती है, और तभी क्या होता है? एनाफेज में सेल जाता है। एनाफेज में सेल का जाना या एम फेज में सेल का जाना, एक्चुअली सेल तो नहीं जाता, मैंने अभी अभी बताया। क्या होता है? वो उस सेल, उस स्टेज में जो काम होना है वो स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट? बताओ। हाँ। दूसरा है जीवन से एस ट्रांजिशन। जीवन से एस में ट्रांजिशन यानी सेल तैयार है अपने DNA को डबल करने के लिए, लेकिन DNA डबल होने से पहले ये जो साइक्लिन एंड CDK है, ये चेक करेगा, यानी चेक पॉइंट है ना, ये चेक करेगा कि क्या ग्रोथ फैक्टर सब सही चल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स है सेल के पास, सभी कुछ, सेल साइज बढ़ रहा है या सेल साइज सफिशियंट है DNA को रखने के लिए। क्योंकि सेल अगर छोटा रहेगा तो DNA × 2, है ना, इतना DNA को तुम रख ही नहीं पाओगे, तो सेल को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है? तो वो चेक करता है कोई DNA डैमेज तो नहीं हो चुका है, ये सब चेक किया जाता है। तब क्या होता है? वो उसमें आगे बढ़ाता है। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर इतने सारे चेक पॉइंट्स हैं, फिर भी हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोगों को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो जाता है ना? होता है कि नहीं होता? ये कैसे होता है? तो इसके लिए यही जवाब है कि क्या हर जेल जो एकदम 100% सिक्योर है, वहां से लोग नहीं भाग सकते? क्या भाग सकता है? कभी कुछ भी हो सकता है। अरे हो सकता है ना? बोल, बोलो बोलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। मेरा भाई म्यूट था क्लास, क्या? हाँ क्लास ऑनलाइन है, जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं सर, मैं बात कर रहा था पर मेरा म्यूट था, बातें नहीं, मैंने देखा पढ़ाई, ही नहीं। नो बातें। डोंट बार्क, ओनली स्टडी। आप है ना? आपको ही बोल रहा था, यस नो यस नो। डोंट बार्क, ओनली स्टडी, है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ। सही है सर।
ठीक है। सिर्फ ओमकार के लिए। हाँ, ओमकार के लिए ही बोला गया, एक्सक्लूसिवली, बिकॉज यू गाइज डोंट एंजॉय दिस काइंड ऑफ प्रिविलेज। आओ सर डिवीज, कोई बात नहीं, आओ भाई, इतना प्रिविलेज दिया जा रहा। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा किसी को भी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। और हाँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, योगेश, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको हल्के में ले सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, हल्के में ले सकते हो, कोई ले दिक्कत वाली सकते बात। हैं। वो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला हल्के में ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बताएंगे, अभी नहीं, जब माइटोसिस स्टार्ट करेंगे फिर वापस बैक आएंगे, फिर से बताएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी नहीं बताया, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन फेज। अब जैसे ही मैंने बताया कि डिवीजन का वर्ड जब भी आएगा तो हमारे मन में क्या आना चाहिए, माइटोसिस, क्या आना चाहिए, माइटोसिस। अनलेस एंड माइटोसिस। अनटिल, अनलेस एंड अनटिल अपने को मुंह खोल के बोल दे मियोसिस। जब तक कि हमें मुंह खोल के नहीं बोलता है मियोसिस मियोसिस मियोसिस, हम क्या मानेंगे, डिवीजन मतलब माइटोसिस। बोलो, कोई दिक्कत, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवीजन फेज या फिर एम फेज, हम इसे क्या कहते हैं, कि ये पूरे सेल साइकिल का लगभग 5% ड्यूरेशन में ही चलता है। यानी 95% कौन चलता है, 95% चलता है इंटरफेज, याद आया। और इंटरफेज में भी कौन कौन होते हैं, G1, S और G2 फेज, ये तीनों मिला के को कहते हैं इंटरफेज। और ये 95% टाइम चलता रहता है, और ये सिर्फ 5%। तो अगर कोई सेल का ड्यूरेशन 24 घंटे का है, उसका पूरा जीवन चक्र, तो उसमें 1 घंटे में ही माइटोसिस हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत। नहीं। नहीं। तो इंटरफेज में तुमने क्या देखा था, क्या सेल डिवाइड कर गया था, नहीं। डिवीजन से पहले के इवेंट है वो, या हम कह सकते हैं कि सेल का नॉर्मल ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एम फेज में एक्चुअल में क्या हो जाता है, सेल डिवाइड करता है, एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस अकर होता है, एक्चुअली में होता है। अगर मैं एनिमल सेल का बात करूं, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो एनिमल सेल को लेकर पढ़ाई करेंगे। अब एनिमल इसने लिख दिया ना, जब तक प्लांट का बात नहीं करें तब तक मान के चलना एनिमल चल रहा है। जहां से डिफरेंसेस स्टार्ट होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इन एनिमल सेल का अगर हम बात करें तो माइटोटिक सेल का जो डिवीजन है is restricted or only seen in diploid somatic cell except in some social insect. Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid. इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप दुनिया में कोई भी एनिमल को देख लो, क्या करो, कोई भी एनिमल को देख लो, तो उसके जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल मतलब बॉडी, नॉर्मल बॉडी का सेल। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, चूहा ले लो, हम खुद ले लेते हैं इकाइनोडर्माटा, कुछ भी ले लो, उसके जो बॉडी के जो सेल्स बने हैं ना, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। मैंने बताया था ना, पेयर में होते हैं वो। तो ये हम्म। डिप्लॉयड सेल्स माइटोसिस डिवीजन शो करते हैं। किस तरह के डिवीजन शो करते हैं, माइटोसिस। बताओ, कोई दिक्कत, या ऐसा समझ नहीं। सकते हो, या ऐसा समझ सकते हो कि जितने भी बॉडी वाले सेल्स हैं, जितने भी, हाँ, क्या होने चाहिए, डिप्लॉयड। ये सब के सब क्या शो करते हैं, यहाँ देखो, ये डिप्लॉयड लिखा है ना, ये डिप्लॉयड, ये सब के सब क्या शो करते हैं, माइटोसिस डिवीजन। यानी कभी भी ये डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, माइटोटिकली। कैसे करेंगे, माइटोटिकली। तो तुम बोलोगे सर गैमिट वैमिट जो बनता है वो भी तो सेल डिवाइड करके ही बनता है ना, चाहे स्पर्म बनना हो, ओवम बनना हो, है ना, वो भी तो बॉडी के सेल ही है। हाँ, वो बॉडी के सेल हैं, बट वो डिप्लॉयड नहीं, वो डिप्लॉयड सेल नहीं बनाते। वो कैसे बनाता है, हैप्लॉयड सेल बनाता है। अप्लाइड तो उसको सेल। क्या, हाँ, उसे कहते हैं मियोसिस। उस डिवीजन को क्या कहते हैं, मियोसिस। दूसरा एक और चीज लिखा, सम सोशल इंसेक्ट एंड प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन। प्लांट जो डिवीजन शो करता है माइटोटिक, वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में शो कर सकता है। एग्जाम्पल अब देखो, इधर ध्यान से देखना, ये एक सेल है एनिमल का, ये दोनों सेल है मान लो एनिमल का। इसमें इसके पास क्रोमोसोम है, मान लेते हैं 50, और इसमें कितना है दोस्तों, इसमें 55। तो और दोनों बॉडी का सेल है, दोनों क्या, बॉडी के सेल है, बॉडी सेल। तो मुझे बताओ, एनिमल ए, एनिमल बी, कौन सा माइटोसिस शो करेगा। तुम बोलोगे इसके लिए हमें दो चीज देखना पड़ेगा। पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये बॉडी के सेल है, तो जवाब है यस। अगर ये एनिमल सेल है, इफ एनिमल सेल, तो हम क्या देखेंगे, डिप्लॉयड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिप्लॉयड, यानी जोड़े में, जोड़े में। क्या 55 कभी जोड़े में हो सकता है, नहीं। कभी नहीं हो सकता। 50 जोड़े में हो सकता है, हाँ, 25, 25 इंटू हम्म, 2। तो ये वाला डिवाइड कर जाएगा, ये वाला नहीं करेगा। बोलो, कोई दिक्कत।
नहीं। अगर यही एनिमल, मैं एनिमल की जगह बोल देता हूँ कि ये प्लांट है, ये है P1 और ये है प्लांट P2, और मैंने बोला किस में माइटोसिस होगा, तो तुम सबसे पहले देखोगे क्या ये बॉडी सेल है। और अगर सीधा मैंने प्लांट बोल दिया तो आंख मूंद के बोलोगे कि हाँ किसी में हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, प्लांट के कहीं भी माइटोसिस हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत। नहीं। ट्रिप्लॉइड भी होगा ना, उसमें भी हो सकता है, यानी 33 किसी में क्रोमोसोम है और 3 के पेयर में लगा है, ऐसे 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 11 पेयर लगा है, तो भी इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो प्लांट में माइटोसिस कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा एक चीज बोला है, सोशल इंसेक्ट, है ना, कुछ सोशल इंसेक्ट में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके मियोटिक मतलब उसके हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है, बताते हैं कैसे। तुमने हनी बी का तो नाम सुना होगा। हम्म। हनी बी में जो ड्रोन होता है, ड्रोन, ठीक है, एक क्वीन बी होती है, एक ड्रोन होता है, एक वर्कर बी होता है। तो ड्रोन कैसे बनता है मैंने बताया था कि जो क्वीन बी होती है, क्यूबी में लिख देता हूँ, वो गैमिट देती है। तो गैमिट हैप्लॉइड इसका होता है। कैसा होता है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड सीधा सीधा ग्रो करके ड्रोन बनाता है। तो अकेला एक सेल, क्या ड्रोन यूनिसेल्युलर होता है क्या या मल्टी सेल्युलर, हमको ये दिखता है आंखों से, बताओ हाँ या ना। दिखता है सर। दिखता है, यानी ये एक सेल का तो नहीं बना, बहुत सारे सेल्स का बना है। तो ये जो हैप्लॉइड सेल है, इसमें क्या हो रहा होगा, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। एक से डिवाइड कर करके बहुत सारा बना देता है। तो यहाँ सोशल इंसेक्ट है, ये सोशल इंसेक्ट हमारे लिए सामाजिक काम कर रहा है ना। क्या काम कर रहा है भाई हमारे लिए ये शहद बनाता है। और प्लांट के लिए क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, हाँ या ना। हम्म। इसीलिए सोशल इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो जाता है, इसके हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है। तो इसीलिए इसने बोला है, ये क्या है, क्वीन बी, ये एनिमल ही तो है। हनी भी क्या होता है, एनिमल होता है, हम जानते हैं, किंगडम एनिमलिया में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होता है जितने भी एनिमल सेल हैं, एक्सेप्ट यानी अपवाद है, छोड़ के किसको, सम सोशल इंसेक्ट। कौन से वाले हो गए, जैसे हनी बी के डिप्लॉयड में तो होता ही है, हैप्लॉयड में भी हो जाता है। देख लिया ना, एन यानी क्या था, हैप्लॉयड। बोलो कोई दिक्कत। नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब डिवीजन फेज के बारे में ही जानते हैं जरा और अच्छे से। This is the most dramatic period of cell cycle involving a major reorganization of virtually all component of the cell, है ना। Since the number of chromosome in the parent and progeny cell is same, it is also called as equational division। ठीक है? हम्म। अब दो तीन चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं हर एक वर्ड को तुम लोगों के लिए चीर फाड़ कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसको अभी पढ़ोगे ना और एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कहानी तुम्हारे मन में आना चाहिए, ये वर्ड वर्चुअली यहाँ पे क्यों यूज किया गया। ठीक है, सही बात है कि नहीं है, वर्चुअली वर्ड यूज क्यों किया गया यहाँ पे, आइए देखें। मोस्ट ड्रामेटिक फेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस फेज को तुम स्टडी करोगे ना, तो देखोगे न्यूक्लियस के ये जो बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर देखो, ये बॉर्डर ऐसे 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 इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा, और कुछ समय के बाद तो ये गायब ही हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, गायब। लो, गायब हो गया। लेकिन ये गायब हो जाता है एनाफेज, अरे यार, मेटाफेज के स्टार्टिंग में ही, मेटाफेज के स्टार्टिंग में ये गायब हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज के स्टार्टिंग में ये गायब हो गया। बोलो, लेकिन टीलोफेज खत्म होने के बाद, ध्यान से सुनना, टीलोफेज खत्म होने के बाद ये फिर से अपीयर हो जाते हैं। टीलोफेज खत्म होते होते ये रीअपियर हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे न्यूक्लियस गायब होता है, वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स गायब हो जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम, है ना, उसके बाद राइबोसोम। ये सब गायब हो जाता है, सबके सब गायब हो जाते हैं स्टार्टिंग में। डिवीजन जो स्टार्ट होता है गायब हो जाते हैं, और टीलोफेज के बाद फिर आ जाते हैं। तो तुमको ये ड्रामेटिक फेज इसीलिए लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, भाई आया तो आया, गया तो गया, कोई एक काम करे, नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसके अलावा इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये एक सेल से कितना बन रहा है भाई,
2 बन रहा है, यानी यहाँ पे चीजें को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि इक्वली दोनों को बटे मिले, हाँ या ना। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट, अब ये वर्चुअली वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इन चीजों को, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम, इन्हें रीऑर्गेनाइज किया जाता है कैसे, वर्चुअली। वर्चुअली यानी ये डिसअपियर हो चुके हैं, मैंने बोला ना, ये क्या हो चुके हैं, डिसअपियर, ये हमें दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये रीऑर्गेनाइज कर लिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वर्चुअली उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अंदर ही अंदर, चुपके चुपके, ऑनलाइन, कैसे भी है बट दिख नहीं रहा। बोलो समझ में आया वर्चुअली वर्ड क्यों यूज किया गया। भाई हाँ डिसअपियर हो चुका है वो सारी चीज, वो सारे कंपोनेंट डिसअपियर हो गए, बट फिर भी रीऑर्गेनाइज करके उनको वर्चुअली यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, बोलो। Since the number of chromosomes in the parent and progeny cell is the same, it is called as equational division. अच्छा, इसमें मैंने बताया था क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, इसमें अगर 2 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। बोलो कोई प्रॉब्लम। नहीं सर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। बताओ योगेश दादा, एनी प्रॉब्लम। नहीं होना सर। तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा हम बात करते हैं, दो, फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, है ना। हम अपने कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस को 4 स्टेजेस में तो बांट लिए, है ना। किस आधार पे, मैंने अभी अभी बताया था, न्यूक्लियर डिवीजन, याद रखना। ये जो 4 स्टेजेस हमने बनाया है, कहा 4 स्टेजेस, किस आधार पे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन के। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. हम ये नहीं कह सकते कि प्रोफेज खत्म, मेटाफेज स्टार्ट, मेटाफेज खत्म, एनाफेज स्टार्ट, एनाफेज खत्म, टीलोफेज स्टार्ट, ऐसे जैसे बॉर्डर लाइन यहाँ कॉपी पे पढ़ लेते हैं ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये काफी ज्यादा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ, एग्जैक्ट क्लियर कट बॉर्डर नहीं बना सकते। जब तक तुमको कोई ठोस चेंजेस नहीं दिखे, तुम ये नहीं कह सकते मेटाफेज आ गया, एनाफेज आ गया, समझ रहे हो। इसके अलावा ये जो 4 स्टेजेस हमने बनाया है, ये किस आधार पे, तुमसे पूछ लिया जाएगा, ये 4 स्टेजेस ऑन व्हाट बेसिस, तो क्या बोलना है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बेसिस पे, न्यूक्लियस के डिवीजन के बेसिस पे। क्योंकि न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहा होगा, तब उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसी चेंजेस के नाम पे, उसी चेंजेस यानी उसी इवेंट के हिसाब से हमने ये नाम रखा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। गॉट इट। याद रखना ये साइटोप्लाज्म के ऊपर नहीं है, ये न्यूक्लियस के ऊपर है। ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस बोल दे या न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब आओ आगे देखें। द एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome, that is karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm, that is cytokinesis. ठीक है, क्या बोला है, एम फेज कैसे होता है, एम फेज स्टार्ट होगा तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना, एक सेल में ये न्यूक्लियस, ये एम फेज के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड करके 2 बन जाएगा, कितने हो गए, 2। और जब एम फेज समाप्त हो जाएगा, एम फेज समाप्त हो जाएगा, तो सेल भी क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, सेल भी ऐसे ऐसे डिवाइड कर जाता है, ये न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस के डिवीजन न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। बोलो कोई दिक्कत, नहीं सर। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो कैरियोकाइनेसिस किसका हिस्सा है, तो तुम बता दोगे कैरियोकाइनेसिस तो एम्फेज का ही हिस्सा है। साइटोकाइनेसिस किसका हिस्सा है, ये तो एम्फेज का ही हिस्सा है। अब तुमसे पूछ लिए पी मत, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब किसका हिस्सा है, तो ये सब कैरियोकाइनेसिस का ही हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन का। ठीक है, साइटोप्लाज्म का हिस्सा मत बना देना, मैंने अभी बताया था किसका है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का। बोलो कोई दिक्कत, नहीं सर। क्लियर कट आ रहा है समझ। इसको क्या करना है, पढ़ना है मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, हाँ यस, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रुकूँ। आइए माइटोसिस को देखो। माइटोसिस में जो न्यूक्लियस का डिवीजन है, माइटोसिस में होता क्या है, ध्यान से सुनना। माइटोसिस में एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन, क्या होता है, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन।
जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है, यानी समझ जाओ कि सेल डिवाइड कर चुका, तो पहले ये होता है, फर्स्ट ये होता है और दूसरे में ये होता है, दूसरे में ये होता है। इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म या सेल। साइटो मतलब सेल भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, तो उसका डिवीजन। तो ये जो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ना एक सेल में, इस न्यूक्लियस के डिवीजन को ही हम इतने सारे स्टेजेस में पढ़ते हैं। जब ये कंप्लीट, तो हम कह देंगे कि भैया न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट। उसके बाद इसको पढ़ेंगे। बोलो समझ में आया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? बताओ। माइटोसिस जब स्टार्ट होगा तो माइटोसिस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस को डिवाइड करते हुए जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स हमको देखने को मिलेगा, चेंजेस। उस चेंजेस के आधार पे हमने ये नाम रखा है। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो पहला फेज का नाम है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। इन सारे फेजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।